गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग हब। सो गाइस हमने इरिगेशन इंजीनियरिंग अपने चैनल पे स्टार्ट कराई है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 15 तक करा दिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 to 30 तक करेंगे और 4 पार्ट में इरिगेशन कंप्लीट करेंगे हम सिलेबस वाइज। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच टाइप ऑफ रेन गाज इज यूज्ड फॉर मेजरिंग रेन इन रिमोट हिली एरियाज। कौन सा रेन गाज है जिसका इस्तेमाल किया जाता है दूर दराज पहाड़ी एरिया में बारिश को मापने के लिए। देखो गाइस, मैं सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं करा रहा हूँ, उस क्वेश्चन के अंदर जितने भी सब टॉपिक्स आते हैं जो उससे रिलेट करते हैं मैं वो सारे कवर करा रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप देखेंगे। तो देखिए इसका आंसर होता है टिपिंग बकेट टाइप। इस रेन गाज का इस्तेमाल किया जाता है रिमोट हिली एरियाज़ के लिए। ये एक ऑटोमेटिक रेन गाज की टाइप है और ये रिजल्ट देता है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल वर्सेस टाइम, और इस ग्राफ को कहते हैं हम हाइटोग्राफ, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेइंग टाइप जो रेन गाज होता है ये रिजल्ट देता है इन द फॉर्म ऑफ मास फ्लो करो, और मास फ्लो करो क्या होता है, ये होता है एक्यूमुलेटेड रेनफॉल ओवर टाइम, मतलब एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम के ग्राफ को हम मास फ्लो करो कहते हैं। उसके बाद एक होता है फ्लोट टाइप रेन गाज। देखो ये वेइंग टाइप, फ्लोट टाइप, ये दोनों हमारे ऑटोमेटिक रेन गाज की टाइप्स हैं। फ्लोट टाइप जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ऑटोमेटिक रेन गाजेस के टाइप्स में से। साइमंस रेन गाज एक नॉन रिकॉर्डिंग रेन गाज है जो सिर्फ बारिश का अमाउंट बताता है, कितनी हुई, किस टाइम में कितनी हुई वो नहीं बताता, और ये हमें खुद से रिकॉर्ड करना पड़ता है। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपकी स्क्रीन पर, प्रेसिपिटेशन काज्ड बाय लिफ्टिंग ऑफ एन एयर मास ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस इज। जो बारिश होती है एयर मास की लिफ्ट होने से और प्रेशर डिफरेंस की वजह से, जैसे हमारा एयर मास जिसमें पानी है मतलब मॉइस्चर है, वो जब हमारे लिफ्ट होते हैं एटमॉस्फेयर में तो वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस की वजह से जब बारिश होती है तो उस तरह की प्रेसिपिटेशन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गाइस साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। इसके अलावा देखिए टोटल 3 तरह की प्रेसिपिटेशन होती है, साइक्लोनिक, कन्वेक्टिव, ओरोग्राफिक। कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन क्या होती है, काज्ड बाय नेचुरल राइजिंग ऑफ वार्मर लाइटर एयर इन कोल्डर एंड डेंसर सराउंडिंग। देखो जो हमारी गर्म हवाएं होती है उनकी डेंसिटी कम होती है, वार्मर एयर लाइट होती है, तो वो हमारी ऊपर जाती हैं, तो वहाँ पे कोल्डर या डेंसर सराउंडिंग की वजह से वो बरसती हैं, मतलब वेपर में कन्वर्ट होती है, तो उस बारिश को कहते हैं कन्वेक्टिव। इसके अलावा लास्ट देखिए ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन काज्ड बाय लिफ्टिंग ऑफ वार्म मॉइस्चर लेडन एयर मासेस ड्यू टू टोपोग्राफिक बैरियर। देखो समुद्रों से जो हमारी भाप उठती है, मतलब ऐसी हवा जिसमें बहुत ज़्यादा नमी है, तो वो जब माउंटेन्स बैरियर्स के टकराने से बारिश हो उसकी किसी भी तरफ, उस प्रेसिपिटेशन को कहा जाता है ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आइसोहाइड्स आर दी इमेजिनरी लाइंस जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल। देखो आइसोहाइड्स ऐसी लाइंस होती हैं जो किन इक्वल पॉइंट्स को ज्वाइन करता है इरिगेशन में। देखो गाइस आइसोहाइड्स ऐसे लाइन होती है जो ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करता है जहाँ पे बारिश होती है किसी कैचमेंट एरिया की बराबर, मतलब बारिश हो। देखो ये होता क्या है, जो हम एवरेज प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल निकालते हैं उसके 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है हमारा आइसोहाइटल मेथड, दूसरा होता है हमारा थेसिस पॉलीगन मेथड, और तीसरा होता है अर्थमेटिक मीन मेथड। इनके बारे में देखिए, जो आइसोहाइटल मेथड है ऑफ डिटरमाइनिंग एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन इन ए कैचमेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड। ये सबसे बेस्ट और एक्यूरेट मेथड माना जाता है अगर हमारा कैचमेंट बहुत ज़्यादा मतलब वैरी करता है, जैसे उसमें प्लान एरिया भी आएगा, हिली एरिया भी आएगा, बहुत ज़्यादा स्लोप होगा। थेसिस पॉलीगन मेथड इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन व्हेन एरिया ऑफ द कैचमेंट इज प्लान बट रेन मेजर्ड इन रेन गाजेस इज नॉन यूनिफॉर्म। देखो थेसिस पॉलीगन मेथड का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमारा कैचमेंट एरिया ऐसा हो जो जिसमें जो बारिश होती है वो नॉन यूनिफॉर्म हो, मतलब कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, और इसके अलावा जो हमारा एरिया हो वो हमारा प्लान हो। और अर्थमेटिक मीन मेथड इस्तेमाल होता है वहाँ पे अगर एरिया प्लान है और बारिश भी पूरे कैचमेंट में यूनिफॉर्म होती है, तब अर्थमेटिक मीन मेथड माना जाता है, यूज़ किया जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड हमारा आइसोहाइटल मेथड है प्रेसिपिटेशन निकालने के लिए एवरेज, और अर्थमेटिक मीन मेथड हमारा लीस्ट एक्यूरेट माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपकी स्क्रीन पर, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। किस इंस्ट्रूमेंट से हवा की नमी को मापा जाता है।
तो गाइज ये आप सबको पता ही है, हाइग्रोमीटर। तो ह्यूमिडिटी होता क्या है, हवा में हमारे वाटर वेपर्स का होना। तो जितने ज़्यादा वाटर वेपर्स होंगे उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, और ह्यूमिडिटी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद देखिए गाइज, मास फ्लो कर्व जो हमने पीछे पढ़ा, एक्यूमुलेटेड या क्यूमुलेटिव रेनफॉल वर्सेस टाइम के ग्राफ को कहते हैं। देखिए गाइज, क्वेश्चन नंबर 20 इरिगेशन का मैं कहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे हमारे 3-4 क्वेश्चंस लगभग सॉल्व होते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट और ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। देखो याद रखना, इसकी मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे ज़्यादा पानी हमें चाहिए ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट में, उससे कम चाहिए फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट में, उससे कम नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट में, उससे कम कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट में। ये इनका करेक्ट रिलेशनशिप है। ट्रिक देखिए, जी पहले, एफ बाद में, एन बाद में, सी बाद में, मतलब सबसे ज़्यादा जी को, फिर एफ को, फिर एन को, फिर सी को। देखो अपने अपने तरीके से सोच सकते हो। मैंने इस ट्रिक को कैसे याद रखा है, गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, इस बात को याद रखिए। तो जी से आपको याद आ जाएगा ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो सबसे ज़्यादा, गर्लफ्रेंड, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, फिर नहीं, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, चाहिए कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। देखो ये होते क्या हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। सबसे पहले कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है? इट इज़ दैट पार्ट ऑफ कंजप्टिव यूज्ड व्हिच हैज़ टू बी फुलफिल्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ इरिगेशन। कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट का मतलब है कि जो टोटल कंजप्टिव यूज़ है प्लांट्स द्वारा खेत में, वो उसमें से बारिश द्वारा उनको कितना मिल जाएगा, तो जो बचेगा जो वो इरिगेशन से मिलेगा। तो इरिगेशन से हमें कितना पानी या कितना कंजप्टिव यूज़ का कितना पार्ट हमें इरिगेशन से फसल को देना है फील्ड में, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल कितना पानी चाहिए फसल को माइनस बारिश से कितना मिल जाएगा। और ये सबसे कम होता है क्योंकि इसमें किसी भी लॉस का जिक्र नहीं होता। आप देखिए दूसरा कंजप्टिव यूज़ आ गया, ओवरऑल वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप की, इफेक्टिव रेनफॉल आ गया, जो वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप बारिश से पूरी करे। उसके बाद नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट की बात करते हैं गाइस। इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट एज वेल एज लीचिंग रिक्वायरमेंट। तो इसमें क्या आता है, कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस लीचिंग रिक्वायरमेंट। लीचिंग रिक्वायरमेंट, सैलिन साल्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम रूट जोन। तो मतलब लीचिंग रिक्वायरमेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा पानी मानते हैं, जिसमें कहते हैं कि जो सैलिन साल्ट्स हैं वो रिमूव होंगे रूट जोन से। तो इसके बाद देखिए फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट एज वेल एज सरफेस रन ऑफ लॉसेज। अब ये नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट में और लॉसेज जोड़ता है सरफेस रन ऑफ लॉसेज को। और देखिए गाइज, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट हमारी किसके बराबर हो जाएगी, फिर नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस सरफेस रन ऑफ लॉसेज। इसके बाद आता है ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो ये होता है फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट और इसके अलावा कन्वेंस में कितना पानी लॉस्ट होगा। तो गाइज सबसे ज़्यादा हमारा ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट बनता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एफिशिएंसीज़ के बारे में बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 21 में हमने इरिगेशन एफिशिएंसीज़ के बारे में ही जिक्र किया है। सबसे पहला होता है वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी, मतलब कन्वेंस में कितना लॉस किया। ये होती किसके बराबर है, वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, वाटर डिलीवर्ड फ्रॉम ए स्ट्रीम रिजर्वायर। मान लो कि खेत में जो पानी है वो 80 लीटर पहुंचा और जो रिजर्वायर से मैंने खेत के लिए पानी भेजा था वो 100 लीटर था। तो 80 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, इस एफिशिएंसी को कहते हैं वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। और ये जो लॉस हुआ यहाँ पे कन्वेंस लॉस हुआ हमारा 20 लीटर का, जब पानी हमारा ट्रैवल किया रिजर्वायर से या जहाँ से सोर्स था वहाँ से खेत तक। इसके अलावा वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी देखिए नीटा ए से, वाटर इन रूट जोन आफ्टर इरिगेशन, NRZ वाटर डिलीवर टू द फील्ड इंटू 100। देखो ये क्या होता है कि जब खेत में पहुंचा 80 लीटर पानी, उसमें से रूट जोन में कितना पानी रहा, क्योंकि जब खेत में पानी आता है कुछ हमारा इवेपोरेट हो जाएगा, कुछ हमारा ग्रेविटी से नीचे ड्रेन हो जाएगा। तो मानो कि 80 लीटर में से 60 लीटर पानी ही रूट जोन में रहा और 80 लीटर हमने लगाया था इंटू 100, ये होता है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। ये एप्लीकेशन एफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर स्टोर्ड एफिशिएंसी नीटा एस, वाटर इन द रूट जोन आफ्टर इरिगेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द रूट जोन टू फील्ड कैपेसिटी। वाटर स्टोर्ड एफिशिएंसी क्या होता है कि रूट जोन में कितना पानी हमने दिया है, मतलब जैसे मैंने कहा था 80 लीटर में से 60 लीटर मानो रूट जोन में है, डिवाइडेड बाई रूट जोन को फील्ड
कैपेसिटी तक पूरा करने के लिए कितना पानी चाहिए, ये एफिशिएंसी को कहते हैं वाटर स्टोर्ड एफिशिएंसी। और वाटर यूज्ड एफिशिएंसी क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वाटर यूज्ड बाय द क्रॉप टू द वाटर डिलीवर टू फील्ड, कितना पानी, मान लो खेत में 80 लीटर पानी हमने दिया, उसमें से 50 लीटर ही फसल को मिला या उसने इस्तेमाल किया, तो इस एफिशिएंसी को कहते हैं वाटर यूज्ड एफिशिएंसी। सो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी क्या होती है, ये होती है 1 - D/D × 100। ये D/D क्या होता है गाइज, ये होता है कि डेप्थ, रूट जोन की डेप्थ मान लो टोटल 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर तक पानी गया तो यहाँ से निकलता है। तो ओवरऑल इरिगेशन एफिशिएंसी ये होता है हमारा वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाई नीटा इंटू सी, जो है वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ए कैनाल लाइन नियरली पैरेलल टू द कंटोर्स ऑफ ए कंट्री नोन एज, एक ऐसी कैनल जो कंटोर्स के पैरेलल मतलब डिज़ाइन की जाए, अलाइनमेंट उसकी वैसे हो, तो उस कैनाल को कहते हैं कंटोर कैनाल। याद रखना इस कैनाल के बारे में, ये सिर्फ एक ही साइड इरिगेट करती है, कैनाल मतलब एक ही साइड पे पानी दे सकती है। साइड स्लोप कैनाल ऐसी कैनाल होती है जो रफली कंटोर कैनाल के राइट एंगल पे अलाइन की जाती है, और सबसे कम क्रॉस ड्रेनेज वर्क हमारा साइड स्लोप कैनाल में आता है गाइज, ये भी याद रखिएगा। तो गाइज एक तीसरी होती है वाटर शेड कैनाल, अलाइन अलॉन्ग एनी नेचुरल शेड, इरिगेट्स बोथ साइड ऑफ एरिया एंड हैव लेस क्रॉस ड्रेनेज वर्क, इट इज़ ए रिच कैनाल। देखो वाटर शेड कैनाल को रिच कैनाल भी कहते हैं, और इसकी अलाइनमेंट की जाती है कोई भी नेचुरल शेड हो, मतलब कोई नाला शाला हो उसी के मतलब उसी में बनाई जाती है, उसी के पैरेलल, और इसमें जो इरिगेशन है ये दोनों तरफ होती है, और इसमें भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स हमारे कम आते हैं। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आपकी स्क्रीन पर, द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए गिवन सॉइल मास अप टू इट्स फील्ड कैपेसिटी इज कॉल्ड, जो डेप्थ ऑफ वाटर हमें चाहिए किसी भी सॉइल मॉइस्चर के, मतलब सॉइल मॉइस्चर सॉइल में इतना आए कि उसकी जो फील्ड कैपेसिटी है वो पूरी हो, तो उसको कहते हैं सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी, मतलब कितना पानी अभी चाहिए ताकि वो फील्ड कैपेसिटी तक हो जाए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए गाइस, द डिस्चार्ज कैपेसिटी रिक्वायर्ड एट द आउटलेट टू इरिगेट 2600 हेक्टेयर्स ऑफ शुगर कैन हैविंग ए कोर डेप्थ ऑफ 17 सेंटीमीटर एंड कोर पीरियड ऑफ 30 डेज। डिस्चार्ज कैपेसिटी पूछ रहा है, ठीक है, कितनी चाहिए आउटलेट पे, मतलब कैनाल के आउटलेट पे डिस्चार्ज की कैपेसिटी कितनी चाहिए, मतलब अगर हम कैनाल को डिज़ाइन करें तो कितने क्यूबिक मीटर पर सेकंड के लिए। अगर उसको 2600 हेक्टेयर्स एरिया को इरिगेट करना है जिसमें गन्ने की खेती होगी, जिसकी कोर डेप्थ 17 सेंटीमीटर, कोर पीरियड 30 डेज है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में भी किया था। देखो हमें पता है कि डिस्चार्ज कैपेसिटी कैनल की होती है एरिया कितना इरिगेट करना है, ड्यूटी कैनाल की 1 क्यूबिक मीटर कितने एरिया को इरिगेट कर सकते हैं, तो टोटल एरिया डिवाइडेड बाय ड्यूटी ऑफ कैनाल, ड्यूटी ऑफ कैनाल निकल जाएगा 8.64 B/D, और जो हमारा कोर पीरियड है 30 डेज, इसको हम बेस पीरियड ले लेंगे और कोर डेप्थ को हम डेल्टा ले लेंगे, तो यहाँ से इसको सॉल्व किया तो 1524.70 हेक्टेयर्स पर क्यूबिक मीटर, मतलब 1 क्यूबिक मीटर डिस्चार्ज एरिया कैनाल का इतने एरिया को कंटिन्यू मतलब इरिगेट कर सकता है। तो ऐसे हमारे पास 2600 हेक्टेयर्स था, तो 2600 × 15 24.7, तो 1.71 क्यूबिक मीटर पर सेकंड के लिए कैनाल का डिज़ाइन होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए गाइस, ऑन रोलिंग लैंड द मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर इज, अगर रोलिंग लैंड है तो जो पानी हम अप्लाई करते हैं, मतलब जो मेथड ऑफ इरिगेशन है वो कौन सा होता है, फ्री फ्लडिंग, जिसको मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, जिसको वाइल्ड फ्लडिंग या अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, द फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज कंप्यूटेड एज, अभी मैंने आपको पीछे बताया कि फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट किसके बराबर होता है, ये होता है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस फील्ड एप्लीकेशन लॉसेज। गाइस ये सारे क्वेश्चंस याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आपकी स्क्रीन पर, द फील्ड कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल इज 25%, इट्स परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज 15% एंड स्पेसिफिक ड्राई यूनिट वेट इज 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डेप्थ ऑफ रूट जोन ऑफ ए क्रॉप इज 80 सेंटीमीटर, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज, कह रहा है कि अगर डेप्थ किसी क्रॉप की रूट जोन की, मतलब जहाँ तक जड़ें जा सकती है, पानी आना चाहिए 80 सेंटीमीटर है, उसी मिट्टी का जो ड्राई यूनिट वेट है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी फील्ड कैपेसिटी 25% है, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट 15% है। मैंने बताया था फील्ड कैपेसिटी की कितना वो अपने
में पानी स्टोर कर सकते हो। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट ऐसा मॉइस्चर कंटेंट जिसके बाद प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो पानी को नहीं ले सकती। तो स्टोरेज कैपेसिटी बताओ सॉइल की क्या होगी। देखो गाइस कैसे करेंगे इसको, देखो गाइस कैसे होगा। सबसे पहले डायग्राम को समझिए। ये टोटल 80 सेंटीमीटर हमारी सॉइल की डेप्थ है जहाँ पे रूट्स जा सकती हैं। यहाँ पे मान लो 0% वाटर कंटेंट 25, 50, 75, 100 और इसने कहा था 25% पे हमारा फील्ड कैपेसिटी है, 15% परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है। तो इनके बीच में जो पानी है उसको कहते हैं अवेलेबल मॉइस्चर विच इज़ यूज्ड, या जो प्लांट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अवेलेबल मॉइस्चर क्या हो जाएगा, फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, 25% माइनस 15%, 10%। तो स्टोरेज कैपेसिटी सॉइल की हम कैसे निकालेंगे, देखो DW स्टोरेज कैपेसिटी ये होता है इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ वाटर। मतलब अगर हम इसको देखें कि जो अवेलेबल मॉइस्चर है 10%, अगर इसमें हम पानी रखें तो इसकी डेप्थ कितनी बनेगी, टोटल 800 mm में। तो ये किसके बराबर होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल की इंटू उसकी जो डेप्थ है सॉइल की जहाँ पे रूट्स जाएंगे, और अवेलेबल मॉइस्चर 1.5 दिया हुआ था, 800 mm टोटल डेप्थ है, 0.1 परसेंटेज को मैंने खत्म किया, 0.1 आ गया। तो यहाँ से डेप्थ ऑफ वाटर इक्विवेलेंट इस अवेलेबल मॉइस्चर 10% के क्या हो जाएगा, 120 mm। ये स्टोरेज कैपेसिटी होगी सॉइल की। अब गाइज क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। इफ़ द इरिगेशन एफिशिएंसी इज 80%, conveyance losses are 20% and the actual depth of watering is 16 centimeter. The depth of water required at canal outlet. अगर इरिगेशन एफिशिएंसी 80% है, कन्वेंस लॉसेस 20% है, एक्चुअल डेप्थ वाटरिंग की 16 सेंटीमीटर है, तो डेप्थ वाटर की कितनी चाहिए कैनाल के आउटलेट पे। देखो सबसे पहले जो दिया है उसको हम समझेंगे। कन्वेंस लॉसेस दिया है, इरिगेशन एफिशिएंसी दिया है, तो वाटर रीचिंग द फील्ड किसके बराबर होता है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ वाटरिंग इरिगेशन एफिशिएंसी। एक्चुअल डेप्थ ऑफ वाटरिंग फील्ड में 16 सेंटीमीटर है, इरिगेशन एफिशिएंसी 0.8 है, तो जो फील्ड में पानी पहुंच रहा है वो 20 सेंटीमीटर है। तो वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी 100 माइनस 20% इक्वल टू 80%। ये हमारे पास देखो इरिगेशन एफिशिएंसी दी थी और कन्वेंस लॉसेस दिए थे। तो कन्वेंस लॉसेस से हम बता सकते हैं कन्वेंस एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 100 में से 20% लॉसेस हैं तो 80%। तो यहाँ पे वाटर आउटलेट पे क्या हो जाएगा, देखो 20 सेंटीमीटर हमारा पानी खेत में पहुँच रहा था और उसकी कन्वेंस एफिशिएंसी 80% है, तो 25 सेंटीमीटर हमें कैनाल के आउटलेट से भेजना है, वो जाके 20 सेंटीमीटर खेत में पहुँचेगा और 16 सेंटीमीटर जो डेप्थ पानी की खेत में बनेगी आफ्टर फ्री ड्रेनेज। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ड्यूटी ऑफ वाटर। तो देखो मैं सीधा आपको बताता हूँ आंसर क्या है। जो ड्यूटी है ना वाटर की वो इंक्रीज़ होती है अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो हमारी। अब गाइज यहाँ पे याद रखिए क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ड्यूटी भी कैनाल की बढ़ती है। विंड वेलोसिटी बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता है तो ड्यूटी घटती है, विंड वेलोसिटी बढ़ती है तो ड्यूटी घटती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो ड्यूटी बढ़ती है और रेनफॉल बढ़ता है तो ड्यूटी बढ़ती है। गाइज याद रखिएगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 29 पे स्टॉप करेंगे। चलिए गाइज, थैंक यू।